अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। स्टार ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फहद असद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। नाजरीन, यूएई गवर्नमेंट हमारी हिफाजत के लिए बहुत से अच्छे काम कर रही है, जैसे तिब्बी इमदाद है, स्टरलाइजेशन है, मूविंग परमिट्स हैं और इस तरह के बहुत सारे काम। बिलाशुबा इनके ये तमाम इक़दामात काबिल तहसीन है। मैं स्टार ऑफ पीआईडी का ये एपिसोड यूएई गवर्नमेंट और तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ के नाम करता हूँ। पीआईडी आपको सलाम पेश करता है। नाजरीन, हमें कानून का भी एहतराम करना है और पीआईडी के मोटिव को भी साथ लेकर चलना है। लिहाजा स्टार ऑफ पीआईडी का मैं ये एपिसोड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा हूँ। हमारे आज के गेस्ट बिलाशुबा एक स्टार है। स्टार इसलिए कि ये वायरस उनको एक्सपोज हो गया था, मगर उन्होंने तमाम एहतियाती तदबीरें पूरी करते हुए इस वायरस का डटकर मुकाबला किया। हमारे मेहमान यूके में मुकीम हैं। हम वीडियो कॉल के थ्रू उनको अपने साथ ज्वाइन कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये वायरस उनको कैसे एक्सपोज हुआ और उन्होंने कैसे अपने आप को क्वारंटीन किया और उस क्वारंटीन पीरियड में क्या किया और उन्होंने इस मर्ज़ को कैसे शिकस्त दी। आइए मिलते हैं जनाब असफर अली खान साहब से। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने तारुफ कराया था, असफर साहब हमारे साथ इस टाइम पे ऑनलाइन है यूनाइटेड किंगडम से। बगैर किसी फर्दर डिले के उनसे बात शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह आपने फाइट किया इस ख़तरनाक वायरस से और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज सेहतियाब हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप यकीनन अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतियाब हुए हैं और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। असर साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सुनने वालों को अपने मुतालिक बताएं थोड़ा सा, ताकि लोगों का आइडिया हो, और उसके बाद फिर हम बाकायदा अपने क्वेश्चंस का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बफाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके व्यूअर्स को के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं पंजाब पाकिस्तान से हूँ और तकरीबन पिछले 12 साल से मैं यूके में ही सेटल्ड हूँ। और बाय प्रोफेशन आप क्या हैं, अगर आप व्यूअर्स को बताएं तो? जी, मैं बैंकर हूँ और मैं शुरू से ही बैंकिंग ही प्रोफेशन में रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आपको ये वायरस किस तरह से आप इस वायरस से एक्सपोज हुए, क्या वजह हुई? देखिए, मैं ये आई थिंक उस वक्त तक इतनी लॉकडाउन और इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ऑल्दो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो मैंने ऑल्दो अपनी ट्रैवल तो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट की भी थी, बट चूँकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ फिज़िकली, तो मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। आई थिंक वहाँ पे शायद मेरा ख्याल है कि मुझसे गलती हुई और मैं शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने नहीं बिहेव किया और मैं कंटिन्यूसली बैडमिंटन खेलता रहा। तो आई थिंक वहाँ से शायद मैंने कैच किया है और आई फील कि शायद मेरी नेग्लिजेंस थी कि मुझे थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए था, स्पेशली जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं और आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल में मेरी गलती थी। यानी आपने सोशली इंटरेक्ट किया बिकॉज ऑफ दैट प्लेइंग एरिया, वहाँ पे शायद आपको ये वायरस इफेक्ट? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ता है और मैनचेस्टर, चेस्टर वगैरह जाना पड़ता है।
तो मैं पिछले एक हफ्ते से सिर्फ इसी वजह से मैंने अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था बिल्कुल, और मेरे ऑफिस की तरफ से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो मुझे लंदन ट्यूब में भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, तो मैं लंदन ट्यूब पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा था। लेकिन आई थिंक बैडमिंटन एक ऐसा एरिया है कि जो शायद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, और वो मैं शायद वहाँ पे किया हूँ। आई डोंट नो कि कहीं और से भी कहीं और मैंने किया हूँ, कहाँ से लिया हो, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि बैडमिंटन से मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो एक लड़का जिसके साथ मैं काफ़ी देर बातचीत करता रहा, लेटर ऑन उसने बताया कि उसको भी कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स थे। सो मेरा अपना ख्याल है कि मैंने वहाँ से पिक किया है। जब आपको ये वायरस एक्सपोज हुआ तो आपकी पहली आपको कैसे लगा कि आप जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं? क्या आपकी फीलिंग्स थी उस टाइम पे? जी, तो बेसिकली जिस दिन मुझे ये सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं उस दिन मुझे काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। सुबह मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही थी, पर चूंकि जल्दी स्टार्ट किया था दिन का, तो मेरा ख्याल था कि शायद नींद ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। दिन मेरा बहरहाल सही गुजरा। 1-1:30 बजे मेरी वो मीटिंग थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, और मैं 4 बजे वहाँ से निकल गया था, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मुझे जिस तरह खांसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होना शुरू हुए, और हल्की हल्की मुझे शिवरिंग होना स्टार्ट हुई। और तकरीबन 5 बजे के करीब जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई, और वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि ये शायद कुछ प्रॉब्लम है, और खांसी भी थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो वहीं से फिर मैंने अपने वाइफ को भी मैसेज किया कि आई फील आई एम गोइंग डाउन, और ये शायद कोरोना हो सकता है। और बेसिकली वहाँ से हुआ, और उसके बाद फिर मेरे सिम्टम्स ओवरनाइट मुझे तकरीबन रात को 10 बजे तकरीबन 100 डिग्रीज टेम्परेचर था, और जो कि फर्दर रात को 2 बजे 102 डिग्रीज पे पहुँच गया था। असगर साहब, जैसा आपने बताया उस टाइम पे जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को पूरा किया हुआ था? आपके मास्क और ग्लव्स वगैरह थे आपके, पहने हुए थे आपने? नहीं, और आई थिंक और इसलिए कि उस वक्त शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ट्रैवल की गवर्नमेंट की तरफ से, और ट्यूब में भी मुझे चूंकि ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं पोल्स वगैरह को टच ना करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लंदन में अगर आप ट्यूब में ट्रैवल कर रहे हैं, देयर इज़ नो वे यू कैन अवॉइड पीपल। और लोग ऑब्वियसली, अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास मास्क होता और मेरे पास ग्लव्स होते तो शायद मैं वो पहन के रखता, बट मेरी तरह और भी जितने भी सारे लोग थे वो विदाउट ग्लव्स विदाउट मास्क ही थे। और उस वक्त मैंने नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था कि शायद ये इतनी तेजी से आएगा और शायद मुझे जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ़ यू थिंक यू आर फिजिकली फिट, तो आपका ख्याल होता है कि शायद आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और आपको शायद नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो शायद मेरी गलती थी, मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था। फिर मेरी थोड़ी हालत मजीद ख़राब होना शुरू हुई, मुझे खांसी ज़्यादा होना शुरू हो गई। इनिशियली कॉफ जो थी वो लाइट थी और हल्की थी, उसके बाद फिर मेरे चेस्ट के अंदर कंजेशन होना शुरू हुआ। तो अगले दिन मुझे खांसी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई थी, और मेरा टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन हो रहा था। उसके लिए मैं दवाई ले रहा था जिसकी वजह से टेम्परेचर नीचे आ जाता, लेकिन फिर दोबारा ऊपर हो जाता। तो तकरीबन 2 दिन मुझे टेम्परेचर रहा। उसके साथ साथ मेरे सिम्टम्स चेंज भी होते रहे, मुझे हेडेक भी होना शुरू हो गई, फिर चेस्ट की वजह से मुझे चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, और ओवर द टाइम वो मेरा पेन ट्रैवल करता रहा। पहले चेस्ट में था, उसके बाद लंग्स वाली साइड पे गया, लंग्स से वो फर्दर नीचे फिर मुझे लोअर बैक में गया, और इवन मेरे पेल्विस तक पेन हुआ। तो 7 डेज का जो पीरियड था तकरीबन, उसमें एक तो पेन के सिम्टम्स कंसिस्टेंट रहे, उसके अलावा मुझे नाइट स्वेट्स काफ़ी होते रहे, यानी रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता था, और तकरीबन ये 3-4 दिन होता रहा। शुरू में तो मेरा ख्याल था कि शायद चूंकि मैं दवाई ले रहा हूँ तो उसकी वजह से आपको पसीना आता है, बट जब मेरे फीवर के सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर हो गए थे, उसके बाद भी ये होता रहा। तो जो कि आई थिंक एक नमूनिया की सॉर्ट ऑफ शायद फॉर्म है, लेकिन ये काफ़ी रहे, और खांसी जो थी वो कंटिन्यूसली रही मुझे। अच्छा, आपने कितने अरसे के बाद मेडिकल ओपिनियन ली, और इस हवाले से डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? आप गए या क्या आपने उसके लिए किया? जी, तो जिस दिन पहली रात को हुआ, और रात को जब 2 बजे ज़्यादा हो गया, तो मेरी वाइफ ने मुझे एडवाइस किया कि आप 111 NHS पे कॉल करें। और उसी वक्त हमने सारी इंस्ट्रक्शंस देखना शुरू कर दी थी कि क्या वेबसाइट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप या तो वेबसाइट के ऊपर थ्रू फॉर्म फिल करें, जो कि हमने फॉर्म को कंप्लीट किया, बट फिर हमने कहा कि हम फ़ोन भी कर लेते हैं। तो जो 111 जो हेल्पलाइन है NHS की, जो कि कोरोना वायरस के लिए अब ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हमने वहाँ पे कॉल की।
तो जो वहाँ पे जो उनका स्टाफ था उन्होंने कहा कि जी हम दो सिनेरियोज के अंदर चेक करते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि आपने ट्रैवल किया हो आउटसाइड ऑफ कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज, और दूसरा ये है कि अगर आपने किसी से इंटरेक्ट किया जिस जो कि कंफर्म्ड कोरोना वायरस का केस है। अब चूंकि मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैंने कहाँ से ये पिक किया और ऑफिस में किसी को नहीं था, तो वो दोनों सिम्टम्स नेगेटिव थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते, और आप जो है वो अपने आप को मॉनिटर करें, और अगर आपकी तबीयत, अगर आपको फीवर है तो आप पैरासिटामोल लें, और अगर आपकी तबीयत वर्स हो जाती है तो फिर आप दोबारा कांटेक्ट करें एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो उन्होंने कोई एडवाइस नहीं किया अदर देन टेकिंग पैरासिटामोल। तो बस आप फिर पैरासीटामोल ही जो है वो लेते रहे? जी, मैं पैरासिटामोल ही रहता रहा। शुरू में मैंने आइबुप्रोफेन लेने की कोशिश की एक दो दफ़ा, चूंकि बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था, बट ड्यूरिंग द टाइम वो न्यूज़ के अंदर ये आया कि आप वो ना लें क्योंकि उससे उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। तो आई थिंक शायद एक दफ़ा मैंने ली थी और उसके बाद में वो मैंने लेनी ख़त्म कर दी। बट मेरा जब टेम्परेचर ख़त्म हो गया था और उसके बाद बॉडी पेन ज़्यादा होना शुरू हुआ, तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, बट मैं जिस तरह सूप पीता रहा, मेरी वाइफ सूप बना के मुझे देती रही, और उसके अलावा जो है मैं अपने रेगुलर खाना मैं खाता रहा क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। वो मैंने चेंज नहीं किया, बट अदरवाइज मैं और फ्रूट्स वगैरह लेता रहा, बट मेडिसिन में मैंने सिर्फ पैरासिटामोल ही ली। जैसा हमने सुना है, खुदा न खास्ता जिसको ये वायरस एक्सपोज हो जाता है तो उसको ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप भी इस किस्म का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आपको? जी, मेरे लिए जो बेसिकली मेन जो वरी थी, क्योंकि मुझे अस्थमा भी है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट ही यही था जिसकी वजह से मैं थोड़ा ट्रैवल करने से भी अवॉइड कर रहा था, कि क्योंकि ये सारा रेस्पिरेटरी वायरस है, तो चूंकि लंग्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, तो मेरा ख्याल था कि शायद मेरी कंडीशन वर्सन हो जाएगी। तो मेरे इनहेलर्स मेरे पास मौजूद हैं जो दो किस्म के हैं, तो वो इनहेलर्स में साथ लेता रहा, लेकिन शुक्र है कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सट्रीम पे नहीं गया। जब मुझे होती थी थोड़ी सी मैं फील करता था कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अपने इनहेलर यूज़ करता था जिससे मुझे रिलीफ मिलता था। बट शुक्र है कि मेरी कंडीशन ऐसी उस पर नहीं गई कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो सांस लेने में। तो आई थिंक ये एक सिम्टम ऐसा रहा जो कि जनरली कहते भी हैं कि 7 डेज के बाद इस साइड के ऊपर चीज़ें जाना शुरू होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो स्टेज नहीं आई कि जो मुझ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला होता। आप समझते हैं कि चूँकि आपने अक्लमंदी का सबूत देते हुए जैसे ही आपको लगा कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो आपने फ़ौरन प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दी, जो आप समझते हैं कि वो वजह बनी कि आपको ये ज़्यादा कोशिश नहीं की, ये चीज़ ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हुई, आप समझते हैं? जी, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया NHS को उनके हेल्पलाइन के ऊपर, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कह दिया कि आप सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस दिन के बाद से, चूंकि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो उन सबसे पहले तो मैं अपने रूम में रिस्ट्रिक्ट हो गया, और मैंने अपने बच्चों से कह दिया कि कोई इस रूम में नहीं आएगा, और मेरी वाइफ जो है वो इस मामले में बड़ी पर्टिकुलर रही, उन्होंने किसी बच्चे को रूम के अंदर नहीं आने दिया। फॉर 7 डेज मैं मैक्सिमम जो जाता रहा हूँ, मैं अपने टॉयलेट जाता रहा हूँ, और वहाँ पे भी हमने एंटी बैक्टीरियल स्प्रे और वाइप्स रखे हुए थे कि जैसे ही वहाँ पे जाते थे वो पूरा टॉयलेट के अंदर स्प्रे करते थे कि कहीं से अगर मैंने कोई चीज़ टच की है, और या फिर मैं अगर खांसा हूँ लेट से, तो कोई जम्स अगर वहाँ पे रह गए हैं तो एटलीस्ट हम वो स्प्रे कर दें और उसको क्लीन कर दें। तो मेरी जो टोटल 7 डेज तक मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट सिर्फ अपने रूम तक किया हुआ था, और सिर्फ मैं मैक्सिमम टॉयलेट जाता था। जनरली आपको पता है कि यूके के अंदर बेडरूम्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होते हैं, तो मैं इवन स्टेयर्स के थ्रू नीचे भी नहीं आया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बड़ी चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा हूँ, वो ये है कि मैंने मैक्सिमम रेस्ट किया है, और मैंने अपने ऑफिस को जब ये विजिबल हुए सिम्टम्स, तो मैंने उनको ईमेल कर दी थी कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहा कि अगर आप टाइम चाहिए तो टेक एज मच टाइम एज यू कैन, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि ये काफ़ी डेडली वायरस है, तो डोंट टेक स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस। तो मैंने उसके बाद से एटलीस्ट ये किया कि मैंने अपने ऑफिस को बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने ईमेल्स चेक करना बंद कर दी, और उससे आई थिंक क्योंकि एक स्ट्रेस का फैक्टर है जो कि ये एग्रीवेट होता है जिसकी वजह से, तो एटलीस्ट वो मुझे ऑफिस की तरफ से स्ट्रेस नहीं हुआ, और मैं मैक्सिमम टाइम रेस्ट करता रहा, और आई थिंक रेस्ट की वजह से शायद मेरी रिकवरी जो है वो जल्दी भी हुई है।
अगर मैं मल्टीटास्किंग करता रहा, मैं ऑफिस वालों से कहता कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं काम करता रहूँगा, तो आई थिंक उसकी वजह से शायद मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती। यानी प्रिकॉशंस के साथ में आप जो आपने सर्टेन बात बताई, जो उसने आपको हेल्प आउट किया इस मरहले से जल्दी माशाल्लाह से सेहतयाब होने की, वो रेस्ट है, यानी आपने स्ट्रेस नहीं लिया इस बात का। जी बिल्कुल। फूड में आप कोई ऐसी चीज़ इन पर्टिकुलर लेते रहे, कोई फूड में आपको NHS की तरफ से कोई हिदायत आई, या आपने खुद फूड कुछ इस तरह से अपने आप को परहेज किया उसमें? टू बी ऑनेस्ट नहीं, एज सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ऑब्वियसली कोई ठंडी चीज़ें खाने से मैं अवॉइड कर रहा था, तो कोई ठंडी चीज़ें नहीं खाई। और जब स्पेशली जब आपको फीवर होता है तो आपको वैसे दिल नहीं करता कुछ खाने को। आई थिंक 3 डेज तक तो मैं काफ़ी कम खाता रहा हूँ, बट आफ्टर जब फीवर जब उतर गया था तो उसके बाद से फिर जब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई तो मैं दोबारा अपनी खाने की रूटीन के ऊपर आया। लेकिन एज सच मैंने अपने फूड के अंदर कोई पर्टिकुलरली कोई ख़ास चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट कि मैं सूप वगैरह रेगुलर पीता रहा, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। और मेरे पास हनी भी है, जो कि आई थिंक वो एक बड़ा अच्छा फैक्टर है, क्योंकि कॉफिंग की वजह से काफ़ी गले के अंदर काफ़ी रैशेज हो गई थी, तो वो हनी की वजह से और उसको पानी में मिक्स करके उसने काफ़ी हेल्प किया। जैसा आपने बताया माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं और आप उसी घर में रह रहे हैं, तो हाउ ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक घर में रहते हुए आपने बच्चों की मौजूदगी में अपने आप को जो है आइसोलेट किया, कैसे पॉसिबल हुआ? जी आई थिंक सवाल का मकसद ये है कि इधर दुबई में जहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो बैचलर अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो एक रूम में इन पर्टिकुलर 4 या 5 या 6 या 3 बंदे होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? आपसे अगर मैं इस मुताबिक सजेशन लूँ, आपने क्या किया एक घर में रहते हुए, ज़रा बताइए। देखिए मेरे ख्याल में देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस वायरस के स्प्रेड होने का वो यही है कि आपके साथ लोग अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं या साथ रह रहे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहां से वो ड्रॉपलेट जब आप बात करते हैं तो उनके पास आ सकते हैं, या फिर इवन हवा में भी रहते हैं, तो आपको रिस्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। तो ये तो हमारे जहन में बड़ा क्लियरली था। सबसे पहले जो हमने मेजर लिया वो ये लिया कि इन केस कि जब मुझे ये विजिबल होना शुरू हुए इसके सिम्टम्स, अगर मैंने बच्चों को पास ऑन कर दिया है, तो हमने सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना बंद किया। ऑल्दो हमने कंसल्ट किया था NHS से, NHS ने कहा कि अगर बच्चों को सिम्टम्स नहीं है तो वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन हमने स्कूल वालों से बात की और स्कूल वालों ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि इनको स्कूल नहीं भेजना तो आप इनको ना भेजें। और उसका मकसद ये था कि अगर हम उनको स्कूल भेजते और बाय चांस अगर वो कैरी कर रहे होते, और कहते यही है कि बच्चों के अंदर बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और कई बच्चों को पता भी नहीं लगता है और वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं और वहां से मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं जो कि हाई रिस्क के ऊपर है, तो हमने कहा कि हम कम से कम ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से वायरस फर्दर स्प्रेड हो। तो सबसे पहले तो हमने बच्चों को स्कूल जाने से मना किया। दूसरा हमने ये किया कि बच्चे टोटल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहें और वो सारी की सारी अपनी एक्टिविटीज़ टेलीविज़न या और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो वहीं पर रह के करें, और वो कोशिश करें कि ऊपर ना आए। अगर ऊपर आते हैं तो वो सिर्फ अपने कमरे में जाएं, वो मेरे कमरे में ना आए। मेरी वाइफ अलबत्ता जो है वो आती जाती रही कमरे के अंदर, खाना देती रही। आई थिंक उसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि उन्होंने भी फिर ये सिम्टम्स डेवलप किए अबाउट आफ्टर अ वीक टाइम। तो आई थिंक अदरवाइज चूंकि बच्चों के साथ हम काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे और हमने बिल्कुल उनको आने नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ कैच नहीं किया या कोई उनके विजिबल नहीं हुए। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि इफ़ पॉसिबल सबसे पहले तो मिलना ख़त्म कर दें और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दें। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप एक अकेले रह सकते हैं तो फिर आप अकेले रहें, अदरवाइज फिर आपको उसमें पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो वे कि आप जो हैं वो एक ही कमरे में सारे लोग रह रहे हों और वो पास ऑन ना हो, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। और आई डोंट नो कि जिस तरह बहुत सारे लोग, लंदन में सबसे ज़्यादा हाई रेट है इस वायरस का, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये एयरबॉर्न है और हवा में भी रहता है, तो आप इमेजिन करें कि अगर कोई लोग कमरे में एक साथ रह रहे हैं तो बहुत ही हाई चांसेस हैं एक बंदे से दूसरे बंदे के पास होने के। आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी मिसेज जो है वो भी ये सिम्टम जो है वो शुरू हो गए थे, तो ज़ाहिर है उसकी वजह तो यही होगी कि वो आपसे इंटरेक्ट कर रही थी, तो उनके भी सेम सिम्टम्स थे, यानी उनको भी सेम प्रॉब्लम इसी तरह से हुई जैसे आपका था? नहीं, सरप्राइजिंगली उनके सिम्टम्स स्लाइटली डिफरेंट थे।
और वो चूंकि वो भी घर पे थी, वो भी बाहर नहीं गई, तो ये नहीं हो सकता कि उन्होंने बाहर से कुछ कैच किया हो। ऑब्वियसली उन्होंने अगर किया है और बच्चे भी सही थे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अगर कुछ लिया है तो वो मेरे थ्रू ही लिया है। तो उनके सिम्टम्स में उनको एक तो बॉडी पेन थी, उसके अलावा उनको फीवर लाइक फीलिंग थी। उनको फीवर जो है वो तकरीबन 99 के करीब रहा, या 100 तक भी टच किया एक दिन, लेकिन उनको पेन बहुत ज़्यादा रही और उनको एक साइड के ऊपर काफ़ी पेन होती रही, और उसके अलावा उनको बहुत बहुत माइल्ड सी कॉफ भी हुई। तो हमारा ख्याल यही, और हमने बाकी लोगों से भी डिस्कस किया, तो यही बताया है डॉक्टर्स ने भी कि उनके एक्सपीरियंस में बड़े डिफरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं डिफरेंट लोगों को, और ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक बंदे को एक ही जैसे सिम्टम्स हैं तो दूसरे को भी एग्जैक्टली वही हो। लेकिन उनको भी टोटल 7 डेज लगे रिकवर होने के लिए, और उन्होंने भी टोटल बेड के ऊपर रेस्ट किया। मैं इस काबिल हो गया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव कर सकता था, क्योंकि 7 डेज के बाद जो चीज़ सिर्फ रह गई थी वो माइल्ड कॉफ रह गई थी मुझे, तो मैं एटलीस्ट मूव कर सकता था। तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को फिर टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और फिर कोई मूवमेंट नहीं की। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सेक्शन जो है वो उनके थोड़े से डिफरेंट है, तो आप 7 डेज का आइसोलेशन पीरियड बता रहे हैं, तो हम तो सुन रहे हैं कि 2 वीक्स की का आइसोलेशन पीरियड जो है वो होना चाहिए, तो आपने 7 डेज ही आइसोलेशन किया या उसको आपने मजीद भी वो किया? देखिए, घर के अंदर तो मैंने 7 डेज, जब मुझे पता लगा, क्योंकि 3 डेज के बाद मेरा फीवर खत्म हो गया था, तो एटलीस्ट मुझे बुखार का प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, मुझे कॉफ थी जो कि परसिस्टेंट थी, लेकिन कॉफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई थी। मेरी बॉडी पेन 7 डेज के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, जो कि उस तक, और ये भी याद रखिए कि जिस टाइम पे मुझे हुआ उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से इंस्ट्रक्शन यही थी कि आप 7 डेज तक सेल्फ आइसोलेशन में रहें। जब मैं रिकवर हो गया था तो उसके बाद से उन्होंने 14 डेज का कहा था कि आप क्वारंटीन में रहें और अपने आप को टोटली सेल्फ आइसोलेट करें। लेकिन अगर मेरे सिम्टम्स सही नहीं होते तो ऑब्वियसली मैं फिर बिल्कुल मूव नहीं करता। लेकिन 7 डेज के बाद मैं आई वुड से कि 90% में रिकवर हो चुका हुआ था। थोड़ी सी कॉफ थी, लेकिन हमारे पास घर में मास्क था, तो मैं मास्क लेके मूव करता था सिर्फ कॉफ की वजह से। अदरवाइज आई वॉज टोटली फाइन। अब जो ये वायरस एयर बॉर्न है या नहीं, इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, अगर हम ये कंसिडर कर ही लें कि ये वायरस एयर बॉर्न है, तो उस सूरत में जब आप उस घर में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, चाहे वो नीचे वाले फ्लोर में हैं, तो आप कुछ स्प्रे वगैरह या ऐसा कुछ यूज़ करते थे कि हवा जो है वो क्लीन रहे, एटमॉस्फेयर क्लीन रहे, उसके लिए क्या करते थे आप? जी, एक तो ये कि वेंटिलेशन हमने कमरे में रखी भी थी, और हमारी जो विंडोज़ थी वो टोटली ओपन थी ताकि हवा कमरे में आती रहे। दूसरी बात ये कि चूँकि मास्क थे हमारे पास, तो हमने एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, मैं और बाद में मेरी वाइफ ने, हमने अंदर घर पे भी मास्क यूज़ करना शुरू कर दिए थे। उसके अलावा हमारे पास एंटीबैक्टीरियल वाइप्स हैं, तो जो भी हाथ धोने जो था वो तो रेगुलर था, और बच्चों को भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कंटिन्यूसली अपने हाथ धोने हैं। तो हैंड वॉश एक बड़ा मेन वो था। उसके अलावा जो स्प्रे था उससे हमारी क्लीनिंग घर की काफ़ी रेगुलरली रही, ताकि अगर कहीं वायरस है भी तो हम कर सकें। हाँ, जो रिस्क आप कवर नहीं कर सकते, अगर वो लेट्स से एयरबॉर्न जिस तरह बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस हैं कि वो आप उसको नहीं मूव कर सकते, क्योंकि आप एक इंडोर एरिया के अंदर हैं। लेकिन उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो यही था कि अगर हमारे बच्चों को भी हो जाता तो बच्चों का वो वायरस घर पे ही रहता। और एक मेरे बच्चे को थोड़ी सी खांसी रही है, अब आई डोंट नो कि उसने वायरस पे किया कि नहीं किया, लेकिन चूंकि हमने उनको स्कूल जाने से मना कर दिया था, हमारी पूरी फैमिली, मैं 14 डेज के लिए और उसके बाद मेरी वाइफ फर्दर 14 डेज के लिए, जो कि तकरीबन समझे 3 वीक्स का पीरियड था, हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले। हमारे फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल रहे, उन्होंने हमें चीज़ें ला के दी। इवन वो अगर कोई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चीज़ ला के हमारे दरवाजे पर रख देते और हम दरवाज़ा खोल के वो ले लेते थे। तो हम बिल्कुल बाहर नहीं गुजरे, हमने बिल्कुल एक्सटर्नल दुनिया से टोटल कट ऑफ किया हुआ था, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर बच्चों को भी होता है तो वो फिर घर पे रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ये बताइए कि एक आपने स्ट्रेस नहीं लिया, मगर है तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा स्ट्रेसफुल, आपको इसका नफ्सियाती असर भी इसका हो जाता है, तो उस मरहले को आपने कैसे कोप अप किया? अगर आप सुनने वालों को बताएं ताकि हम सबकी इसमें थोड़ी सी रहनुमाई भी हो जाए। जो चीज़ मेरे लिए एक पॉजिटिव थी वो ये थी कि अगर मुझे कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज नहीं है अदर देन एस्थमा, जो कि इटसेल्फ काफ़ी वरिंग है,
तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरी वो हालत ना हो कि जो कि और बहुत सारे लोगों की हो जाती है। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड पे सोच रहा था कि क्या चीज़ जो जो मुझे बेनिफिट कर सकती है मेरी बॉडी को, वो क्या चीज़ हो सकती है। और आई वॉज होपफुल कि मैं इस प्रोसेस से रिकवर कर जाऊंगा। और साथ साथ मैं गवर्नमेंट की एडवाइस को बड़ा पर्टिकुलरली देख रहा था और फॉलो कर रहा था। और जिस तरह हैंड वॉश उन्होंने कहा हुआ था कि आप कंटिन्यूसली करें और आप मेक श्योर करें कि वो ना और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। और रेस्ट इज द मेन एलिमेंट आई वुड से। मेरे ख्याल में वो जो था वो मेजर डिफरेंस था, क्योंकि मैं टोटली बेड के ऊपर रहा हूँ और मैं जितना रेस्ट कर सकता था मैंने किया। अब माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं। जब भी आपका ये आइसोलेशन पीरियड खत्म हुआ और आप क्वारंटाइन से फारिग हुए, तो अब आप पब्लिक इंटरेक्शन उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल आदमी करता है, या आप अभी भी मतलब प्रिकॉशंस को देखते हैं? क्या कर रहे हैं अभी आप? जी नहीं, टोटली हम अभी तक बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट की एडवाइस है। हम लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं। मैं या मेरी वाइफ अगर हमने ग्रॉसरी लेनी है वो भी हार्डली वीक में एक दफ़ा, जो कि आपको बेसिक ग्रॉसरीज जो एसेंशियल्स आपको ज़रूरत होती है, जिस तरह आपके फ्रूट्स हो गए या आपका मिल्क हो गया या एग्स वगैरह हो गए, हम मैक्सिमम उसके लिए बाहर जाते हैं। अवॉइड करते हैं कि ना जाना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े तो एक बंदा जाता है मैक्सिमम वीक में एक दफ़ा। हमने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ के, और वो लोग भी बड़ा बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। टेक अवे फूड्स हम लेने से अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क ये भी है कि आपको नहीं पता कि खाने में अगर कोई इन्फेक्टेड है बंदा ऑलरेडी, उसकी वजह से आपको पास ऑन हो सकता है। तो वो हमने बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। हम लोगों ने अभी तक उसी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जिस तरह हम पहले थे। हम बिल्कुल अननेसेसरी बाहर नहीं जा रहे। असलम साहब, कोई बस आपकी सारी बातें जो हैं वो सुनने वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपसे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि अभी सब लोग परेशान हैं, एक खौफ की फिजा है हर जगह पे। तो कोई टेक होम मैसेज अगर आप देना चाहें व्यूवर्स को। हमारा ये जो ग्रुप है ये इसके माशाल्लाह 60,000 मेंबर्स हैं और ये प्रोग्राम देखा जाता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस डिजीज का चूंकि कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसका क्योर नहीं है, तो जो एक ही चीज़ जिससे आप बच सकते हैं वो ये है कि आप इससे प्रिवेंट कर सकें। आई थिंक बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत भी हुई है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात है कि हम तो शायद यंग हैं या शायद हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज कि दिस वायरस इज रियली डेडली। तो पहली बात तो ये है कि सबको बचना पड़ेगा। और दुनिया भर में आप जिस कंट्री को भी देख लें, एक ही इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखें, आप लोगों से इंटरेक्ट ना करें। तो मेरी पहली एडवाइस तो ये होगी कि ऑब्वियसली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पीरियड, बट ये थोड़ा टाइम आपके और आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है कि आप टोटली अपने आप को आइसोलेट करके रखें और लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट ना करें। आई थिंक सबसे पहले तो ये एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट ये है कि अगर इन केस के आपको ज़रा से भी सिम्टम्स होते हैं, आप इमीडिएटली जो है वो फॉलो करें इंस्ट्रक्शन जो कि एडवाइस जो आपकी लोकल गवर्नमेंट दे रही है। अगर आपको फीवर की सिम्टम्स हैं तो आप पैरासिटामोल लें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दें, लोगों से बिल्कुल ना मिलें और रेस्ट करें, फ्लूइड्स लें। आपको पानी या जूसेस वगैरह अगर आप ले सकते हैं, विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ऑरेंज जूस फॉर एग्जांपल ले सकते हैं तो वो बेस्ट है। और अगर आप पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें मेजॉरिटी लोग जितने भी अगर आप स्टैट्स देखें तो मेजॉरिटी लोगों को, स्पेशली जिनको कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो इसे रिकवर कर जाते हैं। तो आई थिंक टाइम दे अपने आप को, पॉजिटिव सोचें, रेस्ट करें। अगर आपके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको ब्रीदिंग में इशू हो रहा है, तो आप सेकंड गेस ना करें, स्ट्रेट अवे अपने हॉस्पिटल को कॉल करें और आप हॉस्पिटल जाएं। देयर इज़ नो वे आप इसको घर पे ट्रीट कर सकते हैं अगर ये सिम्टम्स ख़राब हो जाते हैं। आई होप कि लोग जो हैं वो खुद ही रिकवर हो जाएं और मेजॉरिटी लोग जिस तरह के ज़्यादातर माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद लोग होते हैं, तो वी होप के लोग जो हैं वो अगर अपने रिस्ट्रिक्शन में रहें और ज़्यादा मूवमेंट ना करें तो होपफुली दे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिम्टम्स ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली कंसल्ट करें। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि हर किस्म की न्यूज़ को फॉलो ना करें, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं आजकल। बेस्ट तो ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट की जो एडवाइस है आप उसको फॉलो करें और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई, अगर उन्हें कांटेक्ट करने की, अगर आपको कोई कंसर्न है तो जो भी डॉक्टर है आप उसको कांटेक्ट करें। आपका असर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने
बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम यूएई की तरफ से पूरी यूपी की आवाम को, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या वो गोरे हैं या कोई भी है, हम सब हम यूएई की तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस कहते हैं। आई नो न्यूज़ के हिसाब से यूके में थोड़ा कंडीशन ज़रा ख़राब है, दो इट्स नॉट दैट बैड इन विच वी हैव इन यूरोप, बट स्टिल यूके में जो है वो थोड़ी कंडीशन बैड है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द यूनाइटेड किंगडम, फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन पर्टिकुलर, फ्रॉम पाकिस्तानीज इन दुबई जो हमारा ग्रुप है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह सेहतमंद रहें और हमें भी दुआओं में याद रखिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और स्पेशली आप कनेक्ट करें पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ये बड़ी खिदमत है कम्युनिटी के लिए। सो आई वुड से कीप इट अप एंड ग्रेट जॉब, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह थैंक यू जी, हाफिज़। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इस इंटरव्यू के बाद हमें ये मालूम हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ जानलेवा नहीं है। हमारी पहली ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें और इस वायरस को एक्सपोज ना होने दें। मगर अगर खुदा न खास्ता हमें ये मर्ज़ लग भी जाए तो मुकम्मल क्वारंटीन करें, 14 दिन, 21 दिन या जो भी पीरियड हमारी सिचुएशन और हमारी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से सूट करता है। इंशाअल्लाह टुगेदर वी कैन एंड वी विल फाइट बैक। अगले हफ्ते एक नए स्टार के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेशक आपके फीडबैक के साथ ही हम इस प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं। प्रोग्राम का अख्ताम हमेशा की तरह उसी दुआ पे, या मेरे अल्लाह मेरे पाक वतन को ता क़यामत कायम दाइम शाद आबाद रख, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।